हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 10 फरवरी 2026 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इस शिफ्ट के साथ टोटल आपके 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी शिफ्ट है। ठीक है, और इसका पहला और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 है। बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। और दे रखा है विकर्णों की संख्या। आप जानते हैं किसी भी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? n इंटू एन माइनस थ्री बटा टू। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें विकर्णों की संख्या पता चलेगा, लेकिन ये विकर्णों की संख्या दे रखा है 9, तो इसको 9 के बराबर करके यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो n इंटू एन माइनस थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 नमा 18। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या पॉसिबल है। ठीक है, 18 है, 6 या 18 आप जानते हैं। n बराबर अगर हम लोग 6 लेंगे, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। तो 6 या 18 हो रहा है, इसका मतलब n का क्या वैल्यू होगा? 6 होगा। क्लियर है? अब इसमें बाह्य कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 360 डिग्री को जो भुजाओं की संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। तो 6 है भुजाओं की संख्या, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। घटाने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अब एक अंतःकोण निकालना है। यहाँ पर एक अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें बाह्य कोण आपको पता है 60 है, तो अंतःकोण कितना बचेगा? 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। ठीक है, ये जो हमसे पूछ रहा है ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 120 डिग्री अंतःकोण है और 60 डिग्री जो है ये बाह्य कोण है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60 डिग्री। यही आपको आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 100 मीटर की दौड़ में ए यह दूरी 36 सेकंड में तय करता है और बी वही दूरी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, दौड़ है कितना? 100 मीटर का। ए इस दूरी को 36 सेकंड में तय करता है और बी जो है 45 सेकंड में तय करता है। तो यहाँ पर कम टाइम किसका है? तो आप कहेंगे ए का कम टाइम है, तो ये विजेता होगा। हारने वाला कौन है? बी है। और इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है? 9 सेकंड का, यानी कि ये जो बी है ये 9 सेकंड ज़्यादा टाइम लेगा पूरी दौड़ को कवर करने में। ठीक है, और यही 9 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी ही इनके हार और जीत का फासला होगा। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है इसके बाद? ये बी का स्पीड क्या है। तो टोटल दूरी यहाँ 100 मीटर है और बी चलता है इसे 45 सेकंड में। अगर दूरी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है। ठीक है, तो ये स्पीड है बी का और बी 9 सेकंड तक चलेगा। तो कितना दूरी होगा? 9 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 20 बार में, यानी यहाँ पर आ गया 20 मीटर। कहने का मतलब ये है कि ए के पहुंचने के बाद जो बी ने दूरी तय किया वो कितना है? 20 मीटर, और इतना ही दूरी से बी हार गया है। तो बी हारा है 20 मीटर से, या फिर आप बोल सकते हैं ए ने बी को हराया है 20 मीटर से। तो आंसर आपका 20 मीटर ही होगा। आगे, यदि सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 13 है तथा ए एक न्यून कोण है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान
याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है सेक स्क्वायर, अगर आप इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, सबको पता है। कॉसेक स्क्वायर ए में अगर आप 1 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो आपने इस बराबर के लेफ्ट साइड में क्या किया, 2 बार -1 किया, तो राइट साइड में भी आपको 2 बार -1 या फिर 1 बार -2 कर देंगे तो ये चीज़ बैलेंस रहेगा। और ये वैल्यू तो आप जान गए कि क्या मिला हमें, जो हमें फाइंड करना है। और राइट साइड कितना होगा, 13 - 2 11, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल लेंदी तब हो जाता है जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पता नहीं है। इसने कहा है कि इसके पास जो बेलना है, ये बेलनाकार पाइप, ये कैसा है, खोखला है। ठीक है, और खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको पहले से याद नहीं है तो यहाँ पर हो जाता है 2 पाई इंटू आर प्लस आर, यानी बाह्य त्रिज्या प्लस अंतः त्रिज्या, इंटू आर माइनस आर, यानी बाह्य त्रिज्या माइनस अंतः त्रिज्या, और प्लस का एच। ठीक है, बस इतना ठो आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल रहे आपको हमेशा 11 का मल्टीपल देखना है, लेकिन इसने पाई में वैल्यू दे रखा तो यहाँ पर वो चीज़ काम करने वाला नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 पाई रहने दीजिए, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, देखिए ये व्यास दे रखा है तो इसका बाह्य त्रिज्या 5 हो जाएगा और अंतः त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। और यहाँ पर डिफरेंस लेना आपको, तो 5 - 3 2 आएगा, और प्लस एच करना है, एच का वैल्यू 21 है, तो 2 + 21 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका आंसर होगा। इकाई अंक आप देख सकते हैं, 8 × 24, 4 × 2 = 8 आ रहा है, ये दोनों तो नहीं होगा, और ये है 23 × 8 = 184 होता है, उससे छोटा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो गुना कर सकते हैं बस समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको गुना नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होके आपको आंसर इस तरह से लगा के आगे बढ़ना है। आगे, 2 पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। सवाल बहुत आसान है, 2 पाइप है इनके पास, एम और एन। इसने कहा है कि एम को 10 मिनट लगता है और एन को 15 मिनट लगता है टंकी को फुल करने में। तो इनके टाइम का रेशियो आप ले लीजिए, 5 दूना 10 आ रहा है, 5 तिया 15 आ रहा है। टाइम है 2 3 में, तो इनका जो इफिशियंसी होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब टंकी का कैपेसिटी आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, किसी से भी निकाल सकते हैं, एम से ले तो इसका एफिशिएंसी 3 है, और ये 10 मिनट लेता है भरने में, तो 3 × 10 30 यूनिट का टंकी हो जाएगा। और आगे की कहानी क्या है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद एम को बंद कर दिया जाता है। तो आप चाहे तो 5 मिनट का एम का काम हटा सकते हैं, फिर एन से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट का दोनों का काम निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर इन दोनों का 5 मिनट का काम निकालें तो कितना होगा, 5 × दोनों का एफिशिएंसी 3 × 2 = 5, तो ये 25 यूनिट काम डन हो गया। ठीक है, तो 30 में 25 डन हो गया, 25 आप माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 5 यूनिट काम। अब इस 5 यूनिट काम को कौन किया होगा, एम को बंद किया तो एन चालू रहा, तो एन के द्वारा ये 5 यूनिट काम किया गया। कितना टाइम लगेगा, एन का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2.5 मिनट का टाइम निकल कर आएगा। इसने कहा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो 5 मिनट यहाँ पर चला और 2.5 मिनट यहाँ लग रहा है, तो 5 + 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5, ऑप्शन नंबर बी। आगे, इन चारों का औसत 15 है, ए का मान क्या होगा। अब ये भी सवाल है, क्या क्या करना आपको, अगर चारों का औसत 15 है
तो इनका योगफल पहले निकाल लेना है, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो ये 60 में इन तीनों को जोड़ के माइनस करते हैं, तो जोड़ लीजिए 20 10 30 6 36, इधर हो गया आपका 12 2 14 यानी 37, ठीक है 37.4 आएगा। माइनस जब आप करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है यानी 22.6। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक अधिकारी के वेतन में से 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में की जाती है। वह शेष राशि का 20% परिवहन पर, शेष राशि का 20% इनकम टैक्स पर और शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास इतना रुपया बचते हैं, उनका कुल वेतन कितना है? ठीक है, तो जब भी सवाल में आपके पास बचत हो, ठीक है, और इस तरह से सीक्वेंस में चीज़ों को खर्च किया जाता है, जैसे पहले मकान पर खर्च किया, उसके बाद जो बचा उसका 20% परिवहन पर, फिर उसके बाद इस तरह से चला है, तो सिंपल से आपको मान लेना उनका टोटल वेतन x रुपया है। अब इसके बाद बचत आपको निकालते जाना। यहाँ पर देखिए 10% जो है किराए पर जा रहा है, तो 10% अगर किराए पर जा रहा है तो 90% इसका बचत हो रहा है। 90% का फ्रैक्शन हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो x का 9/10 पहला खर्च के बाद बच गया। अब दूसरा खर्च पे चलते हैं, 20% परिवहन पर, ठीक है, तो आप 80% का वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि 20 अगर खर्च हुआ तो 80% बच गया। 80% मतलब 4/5। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद क्या कहानी है, 20% इनकम टैक्स पर जा रहा है, तो फिर 80% बच रहा है, यानी 4/5 हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में फिर से 10% खर्च हो रहा है, तो 90% बच रहा है, यानी 9/10। इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बचत आएगा। और ये सवाल में एक्चुअल बचत दे रखा है 23,328 रुपया। इसके बराबर करके आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 जाएगा, 53 हुआ, 9 पचे 45, 82 हुआ, 9 9 81, 9 दूना 18, फिर से 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 7, 9 8 72 जाएगा, फिर से 9 8 72 जाएगा। 16 से जरूर कटेगा, 16 1 16, 128 हुआ, 16 8 128, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 18 आ रहा है। इन सबको ले जाके गुना करना, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर x का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते, जैसे 18 तो है ही और यहाँ पर 2500 लाके गुना करना होगा। जब गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 45,000 रुपया, ठीक है। आगे, 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? अगर हमें इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x + y - xy/100%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। माइनस करना है दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करके, ठीक है। जब गुना करेंगे तो 42 होगा और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.42 आएगा, ठीक है। 100 हटा दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो इकाई अंक जो है 8 आने वाला है, एक ही ऑप्शन में दे रखा। आगे, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उस टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले उसी टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी से भरेगा? यहाँ भी आप सवाल में ही कटा के क्या करेंगे, इफिशेंसी का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। टाइम को अगर काटे तो 3 1 3 जाएगा, 3 चौके 12 जाएगा। यहाँ पर इस ग्रुप में है P + Q और दूसरे ग्रुप में है केवल P। तो इनके इफिशेंसी का अगर बात करें तो जो P का टाइम है 4 यूनिट, वो इन दोनों का इफिशेंसी हो जाएगा, ठीक है। उलट देते हैं और यहाँ पर P और Q का 1 है तो ये P का इफिशेंसी हो जाएगा। अब आपको निकालना है टंकी का कैपेसिटी। किन्हीं से भी निकाल सकते हैं, अगर इनका लें तो 4 यूनिट है इफिशेंसी और इनको लग रहे हैं 3 घंटे, 3 से गुना करेंगे तो 12 यूनिट का टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा। इतना नहीं भरना है, 1/4 ही भरना है, तो इसका अगर आप 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और इसको भरना है किसके द्वारा, क्यू के द्वारा।
ठीक है, P प्लस क्यू 4 है, P 1 है। अगर आप P का एफिशिएंसी 4 में माइनस कर देते हैं तो Q का आ जाएगा 3। 3 यूनिट से जो काम है हमारे पास 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का टाइम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमशः ये है। उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला। आप जानते होंगे, कई बार मैंने आपको बताया। बहुलक बराबर डेटा रखते हैं, बहुलक है यहाँ पर 46.2, 46.2। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का। तो माध्य का यहाँ कितना है, 40 है, तो 40 का 3 गुना 120 हो जाएगा। अब माइनस 2 गुना माध्य, माध्य हमें फाइंड करना, तो इसको m रहने देते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करिए, m का वैल्यू आ जाएगा। 2m को इस तरफ ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, और ये ले जाके इस तरफ घटा दीजिए। तो कितना होगा, 80, उसमें 6.2 घटेगा तो 74, यानी 73.8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से ये जाएगा 36.9, यानी कि 36.9 हो जाएगा। m का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए, सुधा का आय होगा, उसके बाद इसका खर्च होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर, फिर सेविंग। ये चीज आपको पहले निकाल लेना है। इसने कहा है कि उनका जो व्यय है बचत से 175% अधिक है। 175% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना होगा, 7/4। यानी बचत अगर 4 यूनिट होगा, ठीक है, सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 4 से 7 अधिक, यानी कि 11 हो जाएगा। अगर खर्च 11 है, बचत 4 है, तो इनकम आप कह सकते हैं कि 15 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्यय को 12% कम करना है, तो व्यय 11 है, 11 का 12% निकालना थोड़ा मुश्किल सा है, पॉइंट में जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब जो कह रहा है उसके अनुसार निकाल लीजिए। व्यय 12% कम होता है, व्यय है 1100, इसका 12% कितना हो जाएगा, 11 गुना 12, यानी कि 132। तो 132 जो इसका एक्सपेंडिचर कम हो गया। बचत 40.5 बढ़ जाता है, तो 400 का 40.5% कितना होगा, 40% तो 160 होगा, और आधा 2, यानी कि 162। इतना ये जो है सेविंग इसका बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ बताइए, खर्च 132 कम हुआ, बचत 162 बढ़ गया, तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ये जो खर्च 132 कटा है, ये चला जाएगा सेविंग में, तो 132 आ गया, तो बचा कितना, 30 ही यहाँ पर। तो वही 30 यहाँ इनकम से बढ़ करके आया होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे इनकम 30 है और एक्सपेंडिचर इसका जो है कटौती कितना हुआ, 132, तो यही दोनों मिल करके 162 बना है। आपको निकालना है आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए, आय में बढ़ा है कितना, 30। 1500 का ये 30 कितना परसेंट है, तो आप ऑप्शन देख के बता देंगे, 2%। ठीक है, 1500 का 2% 30 होता है। आगे, 5 वर्ष पहले प्रिया की आयु और मीरा की आयु का अनुपात 3:2 था। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। मीरा की वर्तमान आयु कितनी है। जब भी सवाल में दो व्यक्ति के बीच का डिफरेंस वर्षों में दिया रहे तो सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर सभी एज में बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले का रेशियो है 3:2, डिफरेंस कितना का है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस 10 वर्ष का है, तो 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। क्या निकालना, मीरा की वर्तमान आयु। मीरा है 2 यूनिट की, तो 1 का 10 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 वर्ष। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेशियो था 5 वर्ष पहले का था। आपसे पूछा वर्तमान आयु, तो वर्तमान मानने के लिए 5 आपको इसमें क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 20 5 25 साल आपका सही आंसर होगा।
आगे इसको सरल करना है। जब भी क्यूब में योगफल रहे तो हमेशा आपको चेक करना है a प्लस बी प्लस सी बराबर कहीं जीरो तो नहीं है। ये हमारा a हो जाएगा इस ब्रैकेट का मटेरियल, इसका b हो जाएगा और इसका c हो जाएगा। तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि योगफल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपका रहेगा। a वही चीज़ है जो नीचे है, b वही चीज़ यहाँ भी है नीचे भी है, c वही है यहाँ भी। तो ये कटना ही है, ऊपर वाला मटेरियल और नीचे वाला, 3 के अलावा। तो यही 3 आपका आंसर बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे यदि इस तरह से है तो y का मान आपको फाइंड करना। देखिए यहाँ पर आधार क्या है, बेस 2 है, तो 16 को भी 2 के आधार में लिखेंगे तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 लिखना होगा। सेम उसी तरह यहाँ भी कर देंगे 64 को, तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 करना पड़ेगा। और आधार अगर बराबर रहे तो पावर बराबर होता है। तो यहाँ का पावर है 3y प्लस का x और राइट साइड का पावर है 4, तो इसको 4 के बराबर करेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो पावर है 2y माइनस का x बराबर यहाँ का पावर है 6। एक प्लस एक माइनस से जोड़ दीजिए सीधा सीधा, ये खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 5y और इधर हो जाएगा 6 4 10। 5 से ये 2 बार में कटा तो y का वैल्यू क्या बन गया, 2। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे 3300 रुपया के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कई तरीका आप लगा सकते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी आसान है। अगर 10% का रेट है तो आप जानते हैं 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, 21%। ठीक है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। तो 21% ब्याज है और 100% आप जानते हैं क्या होता है, मूलधन होता है। तो कुल मिला के मिश्रधन बन जाएगा 121%। अब मूलधन है 3300, तो 3300 का निकालना है 121%। तो परसेंट के लिए ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। 3 गुना 1 3 आना चाहिए इकाई अंक में। 2 ऑप्शन है आपके पास, देखिए। ठीक है, और 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, ये है 11 का मल्टीपल, क्या ये है, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे एक किसान 2 प्रकार के उर्वरकों ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 केजी उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक ए में 30% नाइट्रोजन है और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए। ठीक है, तो सवाल पढ़ने के साथ आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से बनाना है, एलिगेशन लगा के। 2 उर्वरक हैं, कौन सा, ए और बी। ए में है 30% नाइट्रोजन, बी में है 50%, और इनको जो मिक्सचर बनाना है उसमें 42% नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये जो दोनों को मिलकर परसेंटेज आ रहा है वो बीच में आपको रखना है यहाँ पर। अब इसका डिफरेंस यहाँ आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है और इन दोनों में 12 का डिफरेंस है। तो ये होगा 4 दूना 8 4 तिया 12, 2:3 में ए और बी को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, टोटल ये उर्वरक दे रखा है 20 केजी, इसको बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 2 5 यूनिट हो रहा है टोटल, जबकि वहाँ पर इसको 20 केजी चाहिए। तो 5 यूनिट 20 केजी के बराबर होगा, 4 गुना है। प्रत्येक का पूछ रहा है तो दोनों को 4 गुना करिए, इसका 8 केजी हो जाएगा, इसका करेंगे तो 12 केजी। तो 8 और 12 आपका आंसर होगा, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। आगे 5398 रुपये को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 16, 15 और 75 रुपए की कटौती कर ली जाए तो उनके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है। वाई और जेड के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो कटौती हो रहा है वो माइनस कर लेना है। तो टोटल राशि इसके पास है कितना, 5398। इसमें हमको माइनस करना है ये चीज़, 16 रुपये, 15 रुपये, 31 प्लस 75 यानी 106 रुपये आपको यहाँ से हटा देना है।
हटाने के बाद का वैल्यू हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 5292 रुपये। अब इस रुपए को इस रेशियो में बांट दीजिए, लेकिन इसने पूछा है वाई और जेड का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए वाई है दूसरा, जेड है तीसरा, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 17, और टोटल कितना हो रहा है 21 2 23 4 27। तो इसका 17/27 पहले आप निकाल लीजिए। तो 27 से ये जरूर कटेगा, 27 1 27 बचा 25, 259 हुआ, ठीक है 259 हुआ। तो ये कितना बार में जाएगा, 27 से 9 बार में जाएगा। 27 नमा कितना होता है 243, तो बचा 16 आएगा 2 162। तो 27 से 6 बार में जाएगा, 196 गुना 17 करना है। तो इकाई अंक से तो आएगा नहीं क्योंकि सबका सेम है। गुना अगर करें तो 17 छाके ऐसा करिए 17 गुना 200 कर लीजिए, तो 3400 हो गया। लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, 200 काउंट किए हैं, 196 को 4 अधिक कर लिए, तो इसलिए 17 गुना 4 आपको यहाँ पर 68 माइनस करना होगा। तो फाइनली आपको मिलेगा कितना 3332 रुपये। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। ये तो कटौती के बाद का डिफरेंस है। अब ये पूछ रहा है कि मूल हिस्सा का अंतर क्या है, तो कटौती का भी डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर y का कटौती है 15 और z का कटौती है कितना 75। यहाँ पर दो कंडीशन बनता है इसमें सवाल में, ठीक है। जब ज़्यादा हिस्से वाले का ज़्यादा कटौती हो और कम हिस्से वाले का कम कटौती हो, तो सीधा सीधा यहाँ पर से रुपया का डिफरेंस ला के इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन जब यही चीज़ उल्टा हो, उल्टा मीन्स ये कि यहाँ पर देखिए रेशियो में y को ज़्यादा मिल रहा है 21, लेकिन इसका कटौती यहाँ 15 ही हो रहा है कम, और z को 4 ही मिल रहा है लेकिन कटौती कितना हो रहा है 75, उल्टा है। तो डिफरेंस ला के आपको यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 15 और 75 का डिफरेंस 60 है, 60 ला के आपको माइनस कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 72, यानी 3272 रुपये। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर इतना में बेची, फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी ही कीमत पर बेची जितनी कीमत बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त होता। श्याम का लाभ कितना है, रुपया में आपको निकालना है। तो इस खरीद बिक्री में कितने लोग शामिल हैं, तो आप कहेंगे 3 लोग। पहले है बीना, इसने बेचा श्याम को और श्याम ने बेच दिया किसको, हरि को। 3 लोग हो गया, श्याम, बीना, श्याम और हरि। तो मान लेंगे बीना का जो कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट है, तो ये 19% हानि पर बेचा है श्याम को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81, 100 माइनस 19 81। फिर इसके बाद कह रहा है कि श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी ही कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ पर बेचने से प्राप्त होता। तो बीना का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, अगर इसको 17% लाभ पर बेचेगी तो ये कितना में बिकेगा, तो आप कहेंगे 117 में, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पर प्राइस आ चुका है। अब क्या दे रखा है, क्या निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये दे रखा है श्याम का कॉस्ट प्राइस 4860 रुपया, या फिर आप बोल सकते हैं बीना का सेलिंग प्राइस जो कि 81 है। तो 81 यूनिट का वैल्यू क्या है 4860 है। तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 81 से इसको डिवाइड करना होगा। हमें निकालना क्या है, श्याम का प्रॉफिट। श्याम ने बेचा है हरि को, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 19 17, यानी कि 36 का प्रॉफिट है। तो 36 का वैल्यू आपको निकालना है। 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से 9 बार में जाएगा, 9 से 4 बार में, 9 पचे 45 जाएगा, और यहाँ पर 9 चौके 36, 54 चौके कितना होता है, तो आप कहेंगे 216, और उस पर 1 जीरो चिपका देंगे तो 2160 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है। यदि उसकी मासिक बचत 10,000 है तो उसकी मासिक आय की गणना कीजिए, कितना हो जाएगा 40,000। देखिए आय है ये, इसका जो व्यय है 75% है, तो बचत कितना होगा 25%, लेकिन ये एक्चुअल का है 10,000। तो 25% का 10,000, तो 100% का कितना हो जाएगा 4 गुना 40,000।
आगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः ये है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है, एक संख्या 162 दे रखा है, दूसरी संख्या आपको निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 18 गुना 1296। 18 से 9 बार में कटेगा, 9 से ये कट जाएगा आपका 14, ठीक है, और 9 चौके 36, 144 दूसरी संख्या होगी। आगे, यदि 2239 रुपए को 269 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 रुपये प्राप्त होते हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? इसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़का का जो हिस्सा है उसको ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर 9 रुपये मिल रहा है लड़के को, तो इसको ब्रेक कैसे करना आपको? एक हिस्सा तो ये लड़की के बराबर रहना चाहिए 7 रुपये, और जो बचा 2 रुपये वो अलग। अब आपको कुछ देर के लिए मान लेना है कि लड़की को भी 7 रुपया मिल रहा है और लड़का को भी 7 रुपया मिल रहा है। टोटल दोनों मिलाकर 269 बच्चे हैं, तो कितने रुपए जाएंगे? तो आप कहेंगे 269 गुना 7 करना पड़ेगा। अगर आप 269 गुना 7 करते हैं तो कितना मिलेगा आपको? अगर आप 270 गुना 7 करते हैं तो 27 सत्ते होता है 189, यानी 1890 रुपये हो जाएगा। लेकिन 7 इसमें माइनस करना होगा, तो कह सकते हैं 1883 रुपया जो है यहाँ पर इसका बटेगा। लेकिन इसको बांटना कितना है? 2239। तो 2239 में इतना रुपया बट गए तो बचे कितने? डिफरेंस ले लीजिए 6, यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3। 356 रुपये बच गए। ये किस वजह से बचे हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक लड़के को 9 रुपया देना था, आपने 7 रुपया ही दिया, इस वजह से 356 हमारा बच गया। तो 2 रुपया का यहाँ पर डिफरेंस है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने लड़के होंगे वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 से 17 8, यानी 178 लड़के यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 10% का लाभ अर्जित करता है। 880 रुपये अंकित मूल्य वाले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने का। क्या होता है लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस रहता तो यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो फटाक से आंसर आएगा। छूट है 20%, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आएगा। और प्रॉफिट है 10, तो नीचे 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा। तो ये क्या निकल के आया हमें? हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो। ये एमपी दे रखा है 880, यानी नीचे वाला वैल्यू आपको दे रखा है, ऊपर वाला ये सीपी आपको प्राप्त करना है। क्या हो जाएगा? 11 अट्ठे 88, 8 गुना है, यहाँ भी आप 8 गुना कर दीजिए, 8 अट्ठी 64, यानी 640 रुपये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः इतना और इतना घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान क्या है? ठीक है, तो कर चुके हैं हम लोग। क्या करना है आपको? सबसे पहले ए और बी के स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर कह रहा है ए से 50% अधिक है बी, तो ए अगर 2 यूनिट चलता है तो बी चलेगा 3 यूनिट। तो ये जो है स्पीड का रेशियो है। और मिलने के बाद का जो समय है उसको देना है रूट के अंदर उल्टा के, यानी ए का टाइम बी में चला जाएगा और बी का टाइम ए में चला जाएगा। तो देखिए ए को लग रहा है कितना? 90.9 घंटे, तो ये चला जाएगा बी में, और बी का है पी घंटे, तो ये चला जाएगा ए में। यहाँ से पी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या करना है? रूट हटाना, यहाँ स्क्वायर करना, तो 4/9 हो जाएगा, इधर p/90.9 हो जाएगा। 9 से कटाते हैं इसको तो ये आएगा 10.1। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10.1 गुना 4, यानी कि
4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे, रश्मि ने 6800 रुपए में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदे। अब वह इन स्टैंडों को बेचकर एक लघु व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है। वह 13,600 में कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है? क्या है सवाल में? कुछ नहीं है। 6800 में 34 खरीद सकती है, तो 6800 का ये डबल है रुपया, ठीक है। तो मोबाइल का संख्या भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 34 का डबल 68 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाना होगा आपको। गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है 5544। 22 अगर इसको कटाएं तो 22 दूना 44 से 11 बच्चा 114 हुआ, 22 पंच 110 जाएगा, 22 दूना 44 जाएगा। 4 से भी कट रहा है, 4 छः के 24, 4 तिया 12, 63 गुना 7। तो आर का वैल्यू कितना होगा? वर्गमूल लेना है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 7 नमा 63, 7 एक यहाँ से जाएगा तो 7, और 9 का वर्गमूल 3, तो 21 आ जाएगा आर का वैल्यू। लेकिन इसने कहा है व्यास, तो 21 का डबल आपको आंसर लगाना है। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में याद रखना है। ये ना कि कैलकुलेट करने के बाद 21 आया, 21 मार के आगे बढ़ गए, तब तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर बैठेंगे, ठीक है। आगे, तो ये आखिरी सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।